हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनटीएससी स्टेज 2 क्रैश कोर्स एंड दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। सो आज हम उन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को ही डील करते हुए सारी थ्योरी को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पहले क्वेश्चन से। आओ, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेंडल, वी नो मेंडल ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जिसके थ्रू उन्होंने हमें फॉर्मुलेट करके 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो पहला लॉ उन्होंने दिया था दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हिच वाज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैसा क्रॉस था ये? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड वर्ड का मतलब समझते हैं अपन, जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करें। जैसे मेंडल ने हाइट को स्टडी किया तो भाई एक बार में सिर्फ हाइट को स्टडी किया। सो ऐसा क्रॉस जब आप एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हुए कर रहे हो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली इन्होंने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने बोला कि जब मैं प्योर पेरेंट्स लूंगा, यानी कि जब मैं होमोजाइगस पेरेंट्स ले रहा हूं, तो मैंने एक लिया होमोजाइगस टॉल पेरेंट और एक मैंने लिया होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, दोनों प्योर लाइन पे वर्कआउट है। तो इनके जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस आएगी। ठीक है, मैं गैमेट बनाना नहीं बता रही क्योंकि आई थिंक आपको गैमेट बनाना आता होगा। सो इनकी जो F1 जनरेशन आएगी वो हमेशा कैसी कंडीशन में आएगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगी। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर खुद को रख पा रहा है, जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो कैरेक्टर होता है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। सो यहाँ पे जब भी हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैपिटल जो अल्फाबेट है वो यूज करते हैं, और जब भी हम कोई रेसेसिव कैरेक्टर यूज कर रहे हैं या रेसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम छोटा वाला अल्फाबेट लेते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो दैट मीन्स दिस इज डोमिनेंट एंड दिस स्मॉल वन इज रेसेसिव। दिस इज रेसेसिव। ठीक है, ये था इनका लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई सिंपल सी बात है, लोगों ने पूछा, ठीक है हम मान लेते हैं एक कैरेक्टर डोमिनेंट है एक कैरेक्टर रेसेसिव है, तो फिर बेचारे रेसेसिव वाले का क्या हुआ? तो इन्होंने इसी सेम एक्सपेरिमेंट के F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दी, एक दूसरे में ब्रीड करवा दिया। तो क्या किया इन्होंने? ये लो सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग कराने के बाद इन्होंने पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू आपको नेक्स्ट रिजल्ट दिखाया। आई होप आपको गैमेट बनाने आते हैं, तो चलो देख भी लेते हैं, एक काम करते हैं। इसके गैमेट अगर मुझे बनाने हैं तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल T, एक गैमेट बनेगा छोटा t। तो बस अब इसको एक्सप्रेस कर दूं, यहाँ कैपिटल T स्मॉल t, इधर कैपिटल T स्मॉल t। अब क्या करना है आपने? इनकी क्रॉसिंग करानी है। सो कलर चेंज करके करते हैं, रुको। क्रॉसिंग, इस कैपिटल को इस कैपिटल के साथ लिखकर ऐसा लिखना है। फिर आता है एक कैपिटल एक छोटा। तो जब भी कैपिटल और छोटे का कॉम्बिनेशन हो तो आपको पहले कैपिटल लिखना है फिर छोटा लिखना है। ठीक है, सेम विद दिस। अब इसको कंसिडर करो कैपिटल एंड देन छोटा और फिर इधर छोटा छोटा। तो उन्होंने बोला कि भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैं ये कहना चाहता हूं मेंडल की तरफ से कि जब भी आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है इस तरीके की, जिसमें एक कैरेक्टर नहीं दिख रहा जो कि रेसेसिव है और एक कैरेक्टर जो दिख रहा है वो डोमिनेंट है, बट इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि जो बेचारा रेसेसिव वाला है वो कहीं मिक्स हो गया या दब गया या खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बार फिर आपको गैमेट की फॉर्म में वापस मिलेगा, प्लस अगर उसको एक करेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा लाइक दिस, तो ये एक बार फिर से एक्सप्रेस हो जाएगा इंडिपेंडेंटली बिना किसी बदलाव के। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर तीसरा लॉ भी दिया था मेंडल ने, एक थर्ड लॉ दिया था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस वाले लॉ में क्योंकि मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर किया था, एट अ टाइम 2 कैरेक्टर को कंसिडर किया था, जो कि क्या थे? एक तो सीड का कलर था, ठीक है, और एक सीड का शेप था। और इस लॉ के थ्रू मेंडल ने बोला कि भाई जब भी आप एक ही बार पे 2 कैरेक्टर को चूज कर रहे हो तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग हैं और वो इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे। मतलब जो कलर है वो खुद को अलग एक्सप्रेस करेगा, जो शेप है वो खुद को अलग एक्सप्रेस करेगा,
उनमें एक दूसरे से कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैंने तीनों लॉज एक बार शॉर्ट में बता दिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इस एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट जो कि मेंडल ने कंडक्ट किया था, उसमें ये RR-YY कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया, जिन्होंने पहले बता दिया कि ये राउंड और ग्रीन है। तो भाई क्वेश्चन की जो डिटेल है वो हम पहले लिखते जाते हैं, RR एंड छोटा y, जिसमें वो पहले बोल रहे हैं कि जो RR है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, और जो छोटा y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को। उन्होंने क्रॉस कराया किसके साथ, इसके साथ, छोटा r, कैपिटल Y। फिर उन्होंने इसमें खुद ही मेंशन कर दिया कि भाई जो छोटा r है वो रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कैपिटल है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। अब वो बोल रहे हैं इन द F2 जनरेशन 240 प्रोजेनी वर प्रोड्यूस। तो इन्होंने F1 जनरेशन का कोई डेटा नहीं दिया, बट तुमको पता है इसको क्रॉस करा के हमें F1 जनरेशन आएगी, तो हमें पता है। तो उन्होंने बोला F2 जनरेशन में टोटल 240 प्रोजेनी बनी एंड आउट ऑफ विच 15 प्रोजेनी हैड स्पेसिफिक कैरेक्टर, और उनमें से 15 में तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर था। अब आपने बताना है कि वो स्पेशल कैरेक्टर क्या था। तो ये तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता हो, पूरा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो पहले अपन F1 जनरेशन बनाते हैं इसकी। लो, F1 जनरेशन बनाने के लिए पहले गैमेट बना लो। इधर की साइड से कैपिटल R आ जाएगा, इधर की साइड से छोटा y आ जाएगा। ये लो, एक गैमेट इधर से बनाया, मैंने 2 गैमेट ही बनाए, डायरेक्टली एक गैमेट ही बना दिया। सिमिलरली इधर से भी ये गैमेट आ जाएगा। ठीक है, गैमेट आ गए। अब इन्हीं को अगर मैं फ्यूज करा दूं तो मेरी F1 जनरेशन आ जाएगी। सो मेरी F1 जनरेशन क्या होगी, देखो, कैपिटल R और स्मॉल r में से जो बड़ा है उसको आप पहले लिखेंगे। तो ये लो, ये हो गया। कैपिटल और छोटा यहाँ पे भी है, तो जो बड़ा है उसको आप पहले लिखेंगे, जो छोटा है आप बाद में लिखेंगे। सो दिस विल बी योर F1 जनरेशन। चलो आगे लिख लेते हैं। मेरी F1 जनरेशन ये आई है। अब इसी की जब मैं सेल्फिंग कराऊंगी तभी मेरे पास F2 जनरेशन आएगी, और क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पहले से ही पढ़ चुके हो, तो हमें रिजल्ट भी पता है। अपन को रिजल्ट पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन को रिजल्ट पता है कि लास्ट में हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा 9:3:3:1, जिसमें से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया 9 जो है वो येलो राउंड आते हैं एज इट इज, जो था पुराना वही एज इट इज कॉम्बिनेशन आता है, पेरेंट कॉम्बिनेशन। और एक आता है ग्रीन रिंकल्ड, ये भी पेरेंट कॉम्बिनेशन है। और बीच के जो 3 दिख रहे हैं वो कुछ नया कॉम्बिनेशन बन के आए थे, समथिंग दिस। एक बना था येलो रिंकल्ड, ठीक है, एक क्या बना, येलो रिंकल्ड, कुछ भी नहीं, एक को इसके साथ रख दो, एक को इसके साथ रख दो, और एक बना ग्रीन राउंड। तो ये नया कॉम्बिनेशन आया था। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास अंत में टोटल 240 आया अपने पास कॉम्बिनेशन। देखो ये लिख रहा है टोटल 240 प्रोजेनी आया। अब उसमें से 15 स्पेशल है, तो तुमको पहली बात तो 240 में से 15 का हिसाब निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हिसाब है, मुझे 240 को इस रेशो में निकाल के बताना है, यानी कि टोटल जो 240 आई है इस रेशो में निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि कुछ 15 हैं और इनका कैरेक्टर मुझे पता करना है। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इस रेशो में 15 कौन से वाले पे आ रहा है, यानी कि 15 नंबर इन रेशो में कौन से पे सेट हो रहा है। तो एकदम सिंपल फंडा है। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग इस रेशो को जब आप देखोगे तो इसका टोटल हमेशा कितना आता है, 16। भाई 9 + 1 10 हुआ, 10 में 3 जोड़ो 13 हुए, 13 में 3 जोड़ो 16 हुए, टोटल 16 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख के पता करूं कि 240 में से कितना 9 वाला रेशो मान रहा है, तो 9/16 इंटू 240 करके आ जाएगा मेरे पास आंसर, यही होगा 9/16 इंटू 240। फिर मैं पता करना चाहती हूँ 3 का क्या हिसाब है, तो मैं लिख दूंगी 3/16 इंटू 240, ठीक है, यही आ जाएगा अपने पास। और अब मैं 1 का हिसाब पता करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख के पता कर लूंगी, 1/16 इंटू 240। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सी मैथ्स लगाई है। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, कुछ भी नहीं किया मैंने। 9/16 इंटू 240, ताकि मुझे पता चल जाए 240 को अगर मैं इसी रेशो में लेकर आऊं तो कितना % मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया आप एक बार चेक करो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएंगे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आंसर आने चाहिए। और जब आप 135 इस कॉम्बिनेशन में ऐड करके देखो, जब आप 135 + 45 + 45
प्लस 15 को ऐड करोगे आपका आंसर 240 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मुझे क्योंकि 15 वाले का स्पेशल कैरेक्टर बताना है तो भाई मुझे कॉम्बिनेशंस भी याद है। 1 पे ग्रीन रिंकल था और इसके अकॉर्डिंग मेरा ये 15 इससे मैच कर रहा है, यानी कि मेरा जो 15 स्पेशल कैरेक्टर है वो ग्रीन रिंकल्ड है। आओ आंसर देखते हैं क्वेश्चन में। देखो कहीं लिख रहा है ग्रीन रिंकल्ड, ये तो रहा राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का अगर तुम रेशो देखो, राउंड ग्रीन ये रहा, राउंड ग्रीन का रेशो देखो तो ये आया है 45, ये आया है 45। इधर राउंड येलो यानी कि ये रहा, राउंड येलो आया आपके पास 135। ठीक है, फिर आया आपके पास रिंकल्ड ग्रीन जो कि अपना बेसिक कैरेक्टर, ये आया अपना कितना 15, और रिंकल्ड येलो अगेन अपने पास आया 45, यही आया अपने पास। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 15 का ही पता करना था, तो करेक्ट आंसर विल बी ग्रीन रिंकल। ये रहा ग्रीन रिंकल। क्लियर है आंसर? मतलब देखो बिल्कुल बेसिक मैथ्स लगाइए। 9331 को 16 के रेशो के अकॉर्डिंग 240 से निकाल लिया, सबका अपना अपना आंसर आ गया। क्योंकि उसने 15 वाले का ही पूछा था तो हमने 15 वाले का ही आंसर बता दिया। अगर वो हमसे 135 वाले का पूछता तो हम ये बता देते, बेसिकली अपना येलो राउंड वाला। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए हमें इसी तरीके से इसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्रॉफ प्लांट। एक टॉल प्लांट को आपने एक ड्रॉफ प्लांट के साथ क्रॉस किया। ऑल द F1 शोड टॉल फिनोटाइप। क्या हुआ है बेसिकली, ये रहा टॉल प्लांट और ये रहा ड्रॉफ प्लांट। इसका जब मैं क्रॉस करके एंटायर पुनेट स्क्वायर लाऊंगी तो क्या होगा, देखो पुनेट स्क्वायर बना लेती हूँ पहले मैं। कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी, क्रॉस कराओ आपके पास चारों यही आएंगे। एंटायर जनरेशन आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल आएगी। आगे देखो, अब बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड अ टेस्ट क्रॉस। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन तुम्हें सही टेस्ट क्रॉस दिखा रहा है। तो पहली बात, टेस्ट क्रॉस होता क्या है? टेस्ट क्रॉस होता है जो भी आपकी F1 जनरेशन आई है उसको आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दो। जो भी आपकी F1 जनरेशन आई है उसको आप रेसेसिव पेरेंट, उफ यहाँ पे तो छोटा टी है, बहुत ही सिंपल है, छोटा टी आ रहा है ना। सो इसके साथ आप क्रॉस करा दो। अब जब तुम क्रॉस कराओगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे आएगा। ये तो रहा आपका F1 जनरेशन, ये रहा तुम्हारा F1 जनरेशन निकालने के लिए जो पेरेंट रेसेसिव था वो आ गया। अब आप इसका क्रॉस कराओ, कुछ इसी तरीके से आएगा तुम्हारा, ये लो आ गया अपने पास। अगर मैं इस रेशियो का आंसर निकालूं तो मेरे पास 50%, कलर चेंज करते हैं रुको, 50% ये आया, 50% ये आया। ये तो मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया टेस्ट क्रॉस का। अभी उसने इतना कुछ पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछा है, तो इतना पता चल गया F1 और रेसेसिव पेरेंट अपन ने निकालना है। तो देखो पहला जो आंसर है वो तो ये पता नहीं क्या ही दे रहा है, कैपिटल टी, ये तो अपने पास आया ही नहीं F1 जनरेशन में, हटाओ इसको। इधर थर्ड वाले में देखो ये बोल रहा है छोटा टी, ये कॉम्बिनेशन भी अपने पास नहीं आया F1 में, इसको भी हटाओ। अब देखो इन दोनों में से आंसर आना है। ये बोल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आंसर आया है अपने पास। पीछे वो बोल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट, ऐसा तो कोई पेरेंट ही अपन ने नहीं लिया, अपन ने तो प्योर लाइन लिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, लास्ट ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि F1 में आया है, जी हाँ हमारे पास भी यही आया है, और इसको आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दो तो ये लो तुम्हारा आंसर सही आ चुका है, दैट इज 4। सो करेक्ट आंसर विल बी, इसको प्रॉपर्ली रब करके देखो, करेक्ट आंसर विल बी 4th। ठीक है, तो बस यही होता है टेस्ट क्रॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा सारा क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर तुमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में सब चीजें पढ़ रखी हैं तो तुम्हें एक बार में इसका आंसर आ जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो देखो, इन अ पी प्लांट राउंड, पहले से उसमें बता दिया कि भाई कैपिटल R लेना है आपने, फिर येलो, वो भी उसने आपको पहले बता दिया कि कैपिटल Y लेना है। फीचर्स ऑफ सीड आर डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, जिसको तुम्हें छोटा R लेना है, एंड ग्रीन, जिसको तुम्हें छोटा Y लेना है। तो उसने पहले बता दिया कौन सा फीचर डोमिनेंट है, कौन सा फीचर रेसेसिव है। ओके, अब बोल रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग द सेम जीनोटाइप, एक क्रॉस हुआ जिसमें जीनोटाइप दोनों ही प्लांट्स का ये था, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, द फॉलोइंग जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर नोटिस। अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो अभी तक आपके दिमाग में यही पिक्चर बनी होगी कि ये आपसे एग्जैक्टली
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही करवा रहा है। जो अभी तक इसने डेटा दिया, इसने एग्जैक्टली जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रॉस है ना, वो ही करके तुम्हें बताया बस। अब वो बोल रहा है ये कुछ कॉम्बिनेशन आए, बताओ क्या कॉम्बिनेशन होंगे। तो यार ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, हमें कतई डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आपने जब भी कोई कॉम्बिनेशन दिया हो, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये दे रखा है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना होता। जब भी आपको बताना है कि जीनोटाइप क्या है, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड पे ध्यान दो। जो 4 अल्फाबेट है ना, उसमें से पहला ये दोनों जो है, इसका आपको इस फर्स्ट से पता चलेगा क्या है, ये कैसा दिख रहा है, और इन दोनों में से इसका फर्स्ट यानी कि थर्ड वाला। तो 1 2 3 4 जो अल्फाबेट लिख रहे हैं ना, इसमें से 1 और 3 को ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा वो है क्या। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, ये नीचे लिख दिया मैंने, इसी में बता देती हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैसा होना चाहिए? देखो भाई सिंपल है ना, कैपिटल आर उसने आपको बोला है राउंड है, ठीक है, और ये स्मॉल आर उसने यहाँ पे लिखा है रिंकल्ड है। वो पहले ही बोल रहा है कि वो डोमिनेंट है, तो आपको यहाँ पे राउंड ही बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर वाई वाई उसने आपको क्वेश्चन में ही दिया है येलो है, तो भाई ये तो पक्का ही येलो होगा। ओके, तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ रहा है? राउंड येलो। फर्स्ट इज राउंड येलो, ओके, येलो फर्स्ट हो गया। अब आता है सेकंड वाला। सेकंड वाले में उसने आपसे बोला कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन वही होना है, राउंड येलो, ठीक है। फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई यानी कि आपने क्या लेना पड़ेगा? ग्रीन, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको गिवन है ये है ग्रीन। समझ आई दूसरा कॉम्बिनेशन। चलो तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा बोल रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले स्मॉल आर तो अपन अभी लेकर आए हैं, क्या था यहाँ पे देखो, स्मॉल आर रिंकल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख लो रिंकल्ड। अब नेक्स्ट को देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल जो कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन है, इसमें से आपको हमेशा कैपिटल कंसिडर करना पड़ता है। तो भाई जो कैपिटल है वो क्या है? येलो है, तो येलो, ये लिख दिया अपन ने, रिंकल्ड येलो कॉम्बिनेशन, ओके। और लास्ट आ रहा है सारा ही स्मॉल है, तो सारा स्मॉल का मतलब क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, देखो स्मॉल, ये रहा रिंकल्ड, और वो रहा ग्रीन। देखो असली में मैंने तुम्हें मैच कर करके बताया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डेटा दे रखा था। रियलिटी में अपन सबको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद है और आंसर वो ही आना है, तो इतना टाइम तो अपन को लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ने। अब देखो पहला है येलो राउंड या राउंड येलो, देखो ये राउंड येलो, ये इसको हटा दो, ये कह रहा है रिंकल्ड ग्रीन, इसको भी हटा दो, ये कह रहा है रिंकल्ड येलो, इसको भी हटा दो, तो आंसर अपना वन ही है, फिर भी अपन मैच करेंगे। सेकंड हमारा आ रहा है राउंड ग्रीन येलो, इसका भी यही आ रहा है, चलो यहाँ तक सही बैठ रहा है अपना। थर्ड उसका आ रहा है रिंकल्ड येलो, अपना भी यही आ रहा है येलो, ये भी सही बैठेगा। और चौथा आ रहा है रिंकल्ड ग्रीन, अपना भी यही आ रहा है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। रियलिटी में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, अदरवाइज अपन को कॉम्बिनेशंस याद है, एज इट इज वही कॉम्बिनेशंस जो याद है वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को करना है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है। चलो आओ। अ प्लांट विद रेड कलर्ड फ्लावर, रेड कलर के फ्लावर है इस प्लांट के, इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर, यानी कि इसने बिल्कुल साफ बोल दिया कि एक रेड कलर का फ्लावर है, ये लो, ये रेड कलर का फ्लावर है अपने पास, ठीक है। इसने क्रॉस करा ऐसे प्लांट के साथ जिसका व्हाइट, ओ व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं, सॉरी, व्हाइट की जगह क्या देखा, ये मान लो तुम्हारा व्हाइट है ना अभी के लिए, ये मान लो, ओके। इन दोनों का क्रॉस हुआ। आगे उन्होंने बोला द रेड एंड व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, एक ही जीन है जो कि इन दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गई। रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने साफ बोल दिया कि भाई जो रेड है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, तो व्हाइट रेसेसिव है, रेड डोमिनेंट, ओके। The F1 progeny is self-pollinated and the flower color in F2 generation is observed. इसने इतना डेटा दे दिया आपको जो कि बहुत सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। देखो मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट लगा देगा, देखो क्योंकि रेड और व्हाइट फ्लावर आ गया तो बच्चे बहुत सारा पढ़े बैठे रहते हैं, उनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता है। देखो 2 कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे, एक तो अपना नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला,
और एक आपने पढ़ लिया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ लिया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कुछ बच्चा ये भी पढ़ के बैठा है ना। तो जितना बच्चा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके बैठा उसके दिमाग में इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बुक में एग्जाम्पल रेड और व्हाइट फ्लावर को लेके ही दे रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, बट उसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में उसने कहीं से कहीं तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं की, बल्कि उसने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। अब मैं करूं क्रॉस इसका, देखो ये मैंने लिया रेड फ्लावर, ये मैंने लिया व्हाइट फ्लावर, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में मैंने इसको मान लिया कैपिटल आर, मेरी इच्छा में कुछ भी मानू, और इधर मैंने व्हाइट के लिए ले दिया स्मॉल आर। अब तुमने F1 जनरेशन निकालनी, साफ साफ पता चल रहा है F1 जनरेशन विल बी ये कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि उसने साफ बोल रखा है रेड डोमिनेंट है व्हाइट रेसेसिव है। तो ये सारे के सारे कौन सी कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस रेड। ये सारे कौन सी कंडीशन में? हेट्रोजाइगस रेड। यहां तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो उसने क्या बोला, आगे वो बोल रहा है F2 जनरेशन भी ऑब्जर्व होगी, तो अपन पहले F2 जनरेशन बना ही लेते हैं। आओ, F2 जनरेशन का मतलब है F1 की क्रॉसिंग, सेल्फिंग करा दो। तो ये रहा मेरा F1, ये इसी की क्रॉसिंग मैंने करानी है इसके साथ, ओके नो दिक्कत। अब मैं क्या करूंगी? पुनेट स्क्वायर बना लूंगी। ये लो पुनेट स्क्वायर बना लिया और गैमेट को सेपरेट कर लिया। गैमेट इसका क्या बनेगा? कैपिटल आर, और इधर क्या आ जाएगा? छोटा आर। सेम गैमेट यहाँ पे भी बनेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो बस इसको प्लेस कर दो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करो कैपिटल कैपिटल एज इट इज, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आगे स्मॉल पीछे, फिर कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आगे स्मॉल पीछे, छोटा छोटा कैसे भी रख दो। ठीक, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली तुम्हें बताऊं ये कैसे है, तो देखो इसका फिनोटाइप भी होगा, इसका जीनोटाइप भी होगा। यहाँ पे लिखते हैं इसी सेम चीज को अगर आप फिनोटाइप में बोलो और जीनोटाइप में बोलो तो भाई बहुत डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर इसका कलर देखो तो कलर वाइज दिखने में ये कैसा बनेगा? लाल कलर के फूल। इधर देखो ये कैसा फूल बनाएगा? लाल कलर का फूल। ये कैसा बनाएगा? लाल कलर का फूल। तो भाई दिखने में अगर तुम रेशो दो ना तो 3 आपको रेड दिख रहे हैं और 1 तुमको व्हाइट दिखेगा, क्योंकि ये जो है लास्ट वाला स्मॉल आर ये तुमको व्हाइट कलर का फूल देगा। मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ क्योंकि व्हाइट दिख नहीं रहा, बट ये यही कलर आएंगे। ठीक है, अब तुम चल रहे हो जीन लेवल पे, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो पे या जीनोटाइप पे। तो अब अगर आप जीनोटाइप वाइज देखो तो आपके पास एक तो आ रहा है कैपिटल आर जो कि होमोजाइगस रेड है, तो ये सिर्फ तुम्हारे पास एक है। 2 है तुम्हारे पास कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन जो कि हेट्रोजाइगस रेड है, तो ये रहे 2, और एक है तुम्हारे पास इस कंडीशन में जो कि होमोजाइगस रेसेसिव है। ये आ गया मेरा आंसर। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ। देखो, गिवन द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो। सो देखो यहाँ पे उसने पूछा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट फ्लावर कलर। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। अपन ने रेशो निकाल लिया। उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो के बारे में उसने पूछा है, वो भी F2 जनरेशन की। तो अपन कर चुके हैं, ये आए चाहे ये आए, ये आए चाहे ये आए, हमारे लिए फिनोटाइप क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए, यानी कि 3 रेड आ रहे हैं अपने पास और 1 अपने पास व्हाइट आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास 3:1 रेशियो आ रहा है। तो ये लो, रेड इज टू व्हाइट, द रेशियो विल बी 3:1। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फंडा कतई मत लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। अ पी प्लांट विद राउंड ग्रीन pea seed is crossed with another pea plant with wrinkled yellow seed। उसने आपको पहले बता दिया कि भाई यही तुमको कंसिडर करना है, आगे दिमाग ही नहीं लगाना। What would be the nature of seed in the first generation? क्या नेचर होगा F1 जनरेशन में? तो देखो उसने आपको ये दे रखा है एक तो, ठीक है, जो कि वो बोल रहा है कि राउंड ग्रीन है, और दूसरा उसने तुमको क्या दे रखा है, ये जो कि वो बोल रहा है रिंकल्ड येलो है। कुछ मत करो, सिंपल क्रॉस करा दो, और इनफैक्ट तुमको रेशो भी पता है, कैपिटल और स्मॉल में ये आ जाएगा। फिर इधर चलो एक काम करते, रुको, ये वाली चीज मैं वापस करके बताती हूँ, रुको। ये कॉम्बिनेशन उसने दे रखा है, पहले गैमेट बनाते हैं। गैमेट में से एक गैमेट में ये कैपिटल आर इधर चल जाएगा, एक गैमेट में ये कैपिटल आर इधर चल जाएगा, इजी। फिर ये आ जाए स्मॉल वाई, एक इधर चल जाएगा, एक स्मॉल वाई इधर चल जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं इधर भी दो गैमेट बनाऊं तो एक स्मॉल आर इधर, एक स्मॉल आर इधर, एक कैपिटल वाई इधर, एक कैपिटल वाई इधर। ओके, अब इनको अगर मैं क्रॉस कराऊं, सिर्फ एक क्रॉस करा के भी मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको क्रॉस करा दूं तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। सो इट विल बी, देखो कैपिटल स्मॉल, तो पहला कैपिटल होगा फिर स्मॉल होगा, फिर इधर स्मॉल है इधर कैपिटल है, तो पहले मैं कैपिटल लिखूंगी फिर स्मॉल लिखूंगी, ये मेरे पास आना चाहिए। तो अगर मैं इसको कोड करूं, भाई जो लिखा हुआ है इसको मैं बताऊं तो क्या होगा, ये आना चाहिए मेरा राउंड क्योंकि कैपिटल आगे डाला हुआ है, इधर इसके कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए, येलो। तो मेरे पास एंटायर F1 जनरेशन आनी चाहिए येलो राउंड, या तुम बोल सकते हो राउंड येलो। ओके, तो आंसर देखो, ये राउंड ग्रीन कह रहा है, नहीं, ये बोल रहा है रिंकल्ड ग्रीन, ये भी नहीं, ये बोल रहा है राउंड येलो, ये रहा आंसर, ये गलत बोल रहा है। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ वाला। काफी इजी क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट लिटरली जेनेटिक्स के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बट द ओनली थिंग इज हम थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ें तो इजीली हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तुम्हें पता है हीमोफीलिया क्या है, एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, सॉरी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल नहीं है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। इफ अ हीमोफिलिक मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल, वो उसने डेटा भी दे दिया कि भाई पहली बात मैंने तुम्हें बता दी, हीमोफीलिया जो है वो एक्स कैरेक्टर पे है। ठीक है, ऐसे अपन ऐसे डिनोट करेंगे इसको। अब वो बोल रहा है इफ अ हीमोफिलिक मेल, अगर हीमोफिलिक मेल बनाना चाहते हो तो भाई ये मेल होता है और एक्स पे क्योंकि ये कैरेक्टर की दिक्कत होती है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं। आगे बोल रहा है मैरीज अ नॉर्मल फीमेल, ये एक ऐसी नॉर्मल फीमेल से शादी कर रहा है, तो नॉर्मल फीमेल मतलब ये हो गया एक्स एक्स। ठीक है, आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग हीमोफिलिक, कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि इनके बच्चे को हीमोफीलिया, वो भी सन को हीमोफीलिया। तो कुछ नहीं, पहले तो गैमेट बना लो। तो यानी कि गैमेट बनाने से पहले मैं पुन्नेट स्क्वायर बना लेती हूँ। गैमेट बनाने के लिए क्या करना है, एक इधर से सेग्रीगेट कर दो, एक इधर कर दो, तो एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। सिमिलरली फीमेल में भी एक एक्स इधर लिख दो, एक एक्स इधर लिख दो। अब कंबाइन करो, देखो क्या बनता है, ये x और ये x, जिसमें से एक x अफेक्टेड है तो एक के ऊपर बिंदु लगा दो, दैट मीन्स दिस इज अफेक्टेड जीन। देन 1x 1y, ये लो, ये नॉर्मल है। फिर ये x और ये x अफेक्टेड वाला लिख दिया, और एक x और एक y, ये आ गए इनके चारों बच्चे। जितने बच्चे होंगे ये ऐसे ही होंगे एंटायर। अब अगर मैं इसको पता करूं कि ये कैसे बच्चे होंगे, तो भाई देखो फीमेल में जब भी एक अफेक्टेड होता है ना, एक अफेक्टेड जीन, तो ये बेसिकली क्या होती है, कैरियर होती है। अगर फीमेल को तुम अफेक्ट करना चाहते हो तो द सिचुएशन शुड बी लाइक दिस, जो कि नहीं है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक अफेक्टेड जीन है, सो दिस फीमेल विल बी अ कैरियर। तो एक बच्ची जो इनकी है वो कैरियर आएगी, ये दूसरी बच्ची भी इनकी कैरियर ही आएगी, यानी कि इनकी एंटायर डॉटर जो है वो कैरियर बनेगी, अफेक्टेड नहीं होगी, कैरियर बनेगी। आगे देखो एक्स वाई, ये क्या है, बच्चे मेल है। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने बच्चों को हीमोफीलिया होगा, तो भाई इनके दोनों ही सन लकीली दे आर नॉर्मल, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो इसके हिसाब से नील बटा सन्नाटा, किसी भी बच्चे को कोई हीमोफीलिया नहीं हो रहा। द ओनली थिंग इज मेल तो बिल्कुल ही सेफ जोन में, बट इनकी जो बेटियां हो रही हैं वो कैरियर हो रही हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ लेबोरेटरी माइस हैविंग टेल आर ब्रीड टुगेदर एंड देयर प्रोजेनी स्टडी। खूब सारे चूहे लिए और चूहे जिनकी पूंछें हैं, ये लो ये चूहे हैं और इनकी पूंछें हैं, ऐसे खूब सारे चूहों को पढ़ाई, उनके बारे में पढ़ा किया गया। ठीक है, और इन्हीं को एक दूसरे से क्रॉसिंग करवा के इनके बच्चे किए, चूहे बच्चे किए इनके, है ना, ये लो इनके चूहे बच्चे हो गए, ये लो। ठीक है, ये सब चूहे बच्चे हो रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, द प्रोजेनी हैड टेल, यानी कि जो बच्चे हुए उनकी पूंछें हैं। देखो ये ध्यान दो, इसकी पूंछ है, इसकी पूंछ है, इन सबके पास पूंछ है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, हाउएवर साइंटिस्ट सर्जिकली रिमूव्ड द टेल ऑफ द प्रोजेनी। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन चूहों की प्रोजेनी में से, ये जो चूहे की प्रोजेनी है, बच्चे हैं इनके, इनकी पूंछें काट दी। तो करो तुम, पूंछ काटो, ये लो। मैंने तो पूंछ के साथ साथ बॉडी भी काट दी थोड़ी सी गलती से, लो एक मिनट, इसकी बॉडी है, बस पूंछ नहीं है।
ठीक है, बहुत गंदी बात है, तो पूंछी काट दी बेचारों की। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड अगेन ब्रीड देम फॉर 4 सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि इन्हीं को ही वापस क्रॉस करा करा के नए चूहे बने। ठीक है, फिर जो नए चूहे बने उनकी भी क्रॉसिंग करा करा के, ये तो रही पहली जनरेशन इनकी, फिर ऐसे सेकेंड जनरेशन आ जाएगी, फिर इनकी क्रॉस करा के थर्ड जनरेशन लिया है, और इनकी क्रॉस करा के फोर्थ जनरेशन लिया है, और फोर्थ जनरेशन के बाद भी इनको कुछ ऐसा सा चूहा मिला। ये लो, ये चूहा पूंछ वाला। थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन में भी चूहे पूंछ वाले आए। ये तो मैंने तुम्हें आंसर ही बता दिया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। देखो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द न्यू प्रोजेनी, यानी कि नई प्रोजेनी जो आखिरी में बनी है वो कैसी होगी। तो मैंने तुम्हें आंसर बता दिया, पूंछ वाली होगी। ये तो यही हो गया, किसी इंसान को गंजा कर दो, फिर उसको रिप्रोड्यूस कराओ, उसके बच्चे होंगे तो वो भी भाई बाल वाले ही होंगे ना, वो गंजे थोड़ी होंगे। फिर उसके बच्चों को भी गंजा कर दो, उसके बच्चे कराओ, तो भाई गंजापन तुम्हारी इच्छा से आ रहा है, तुम उनको बार बार बाल हटवा रहे हो। रियलिटी में तो बच्चों के तो बाल आएंगे, बस ये वही है। सो भाई इन सब की पूंछें होंगी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑल माइस बोर्न विल हैव टेल। ठीक है, आगे पढ़ो ही मत, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement is not true about evolution? देखो, पहला स्टेटमेंट है evolution leads to generation of diverse forms of life, यानी कि evolution के कारण diversity आती है। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, तो उसने बोल रहा है not true, अपन को false बताना है, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये तो सही स्टेटमेंट है। आगे बोल रहा है टाइम डेटिंग एंड फॉसिल स्टडी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन। टाइम डेटिंग का मतलब होता है देखो बेसिकली स्टडी, फॉसिल स्टडी तो तुम्हें पता है, फॉसिल्स जो हैं पुराना जो मिलता जा रहा है अपन को, डिकेड या अपन कह सकते हैं जितने भी पुराने टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके रिमेन्स जब हमें मिल जाते हैं, दैट इज फॉसिल्स। टाइम डेटिंग का मतलब होता है इन्हीं में अपन कार्बन डेटिंग वगैरह करके पता कर लेते हैं कि भाई ये कितने साल पुराने थे। तो ये भी सही बात है, बिल्कुल सही चीज है ये भी। आगे बोल रहा है Evolution is not always progressive series of changes that occur in organism. Evolution का मतलब ये नहीं है कि इस ऑर्गेनिज्म का हमेशा ही भला होगा, कभी कुछ बुरा भी हो सकता है। जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल तुम पढ़ ही चुके हो, रेड कलर की बीटल्स थी, यही एग्जाम्पल तुमने पढ़ा होगा। रेड कलर की बीटल में अगर ग्रीन कलर आया तो बहुत फायदा हो गया, बट यही ब्लू कलर आया तो कतई कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, उल्टा ये भी पकड़े जा रहे थे। तो ये एग्जाम्पल वेरिएशन का ही तो है जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड है। सो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब जब एवोल्यूशन होगा फायदा ही होगा। तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि एवोल्यूशन का मतलब हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता। आगे का चौथा स्टेटमेंट है ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज। हम चिंपैंजी से अराइज हुए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये आप हो और ये थोड़ा सा चिंपैंजी जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। अपन और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर है, हमारा एंसेस्टर एक था, पर हम इससे अराइज नहीं हुए, हमारा एंसेस्टर दोनों का एक है। जैसे ये मैं खड़ी हूँ और इधर चिंपैंजी खड़ा है, तो मैं इससे अराइज नहीं हुई हूँ, हम दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत स्टेटमेंट है, तो दिस इज द रॉन्ग। ओके, तो यही आ गया अपना आंसर। यही वही तो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है, कतई गलत स्टेटमेंट है। हमारा और चिंपैंजी का एक एंसेस्टर है, चिंपैंजी हमारा एंसेस्टर थोड़ी है। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो बोल रहा है 4 important events given below may have lead to the origin of life on the earth। कुछ इस सीक्वेंस 4 ऑप्शन दे दिए तुम्हें, 4 मतलब स्टेटमेंट दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये एवोल्यूशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। आगे देखो, अभी हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, आगे बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस में बताओ कि भाई पहला इवेंट कौन सा हुआ होगा, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, थोड़ी बड़ी बात हो रही है, यानी कि मुझे इससे पहले पीछे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तीसरा बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और लास्ट बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो बच्चों इन चारों में से पहली बात तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ढूंढ लो जो तुम्हें लगता है सबसे लास्ट में हुआ होगा। अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल तो सबसे लास्ट में हुआ होगा। भाई तुम डायरेक्टली सेल थोड़ी बना दोगे, पहले तो तैयारी करोगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाओगे, ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्सिटी लाओगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ऑर्गेनिज्म बनाओगे या सेल बनाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरा नंबर का स्टेटमेंट जो है एक सेल का बनना, ये सबसे आखिरी में होगा। ये लो, पहली बात तो
ये। अब आगे देखते हैं, ये स्टेटमेंट हो चुका है। आगे देखो, सबसे पहले क्या हुआ था धरती पे, इन चारों के अकॉर्डिंग जो मैं सीक्वेंस बताऊं, तो पहले पानी आया था, तो यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मेरा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इन पानी में जब रिएक्शंस होंगे तब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होंगे, तो वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, और एक है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो सिंपल दिमाग लगाओ, अमाइनो एसिड पहले बना होगा कि प्रोटीन पहले बना होगा? डेफिनेटली अमाइनो एसिड्स बना होगा, फिर ही तो अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाए होंगे, प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो भाई इन दोनों स्टेटमेंट में से बिल्कुल सही है कि पहले फर्स्ट होगा, पहले तो अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, फिर यही अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के प्रोटीन बना देंगे, और यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के डीएनए बना देंगे। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये इसके बाद होगा। कौन से नंबर का स्टेटमेंट है ये? 4th नंबर का, ठीक है। और आखिरी में सेल बनेगी। तो अगर मैं आप सीक्वेंस में पढ़ूं तो क्या होगा? पहले पानी आया, पानी में रिएक्शनें हुई, रिएक्शनों के चलते कुछ मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए, और यही मॉलिक्यूल धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए, और इन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ते 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 एक सेल बन गई। आगे ऑप्शन ढूंढो। पहला 2 किस में दे रखा है? ये दोनों ऑप्शन हटा दो, इनमें 2 पहले नहीं दे रखा, फिर इन दोनों में 2 दे रखा है। तो पहले हमारे फिर 2 के बाद 1 है, ये लो इसको हटा दो, खत्म ही करो, 4th का केस ही खत्म। 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी है। चलो, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, धरती पे लाइफ कैसे आई थी, इसके बारे में है, ठीक है। ये ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी है, जिन्होंने बताया था किस तरीके से लाइफ में नहीं, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, और किस तरीके से धीरे 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 इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग पार्ट से ही लाइफ बनी थी। ये इन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन? इनमें से कह रहा है भाई कौन सा एनालोगस ऑर्गन है? तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। कुछ बातें याद कर लो, बहुत ही इजी है। एक वर्ड तुम याद रखो ओरिजिन, एक वर्ड तुम याद रखो स्ट्रक्चर, और एक वर्ड तुम याद रखो फंक्शन। इन तीनों वर्ड से ही तुम्हें ये एंटायर कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा, इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखो, ओरिजिन होमोलोगस में होता है सेम, स्ट्रक्चर भी होमोलोगस में होता है सेम, पर फंक्शन होता है डिफरेंट। एग्जाम्पल लो, तुम और चीता, ठीक है। तुम अपने हाथ पांव को चलने फिरने में यूज करते हो, चीता उससे भाग रहा है। तुम अपने हाथ पांव को चलने फिरने के लिए यूज कर रहे हो, डॉल्फिन उससे तैर रही है, ठीक है। सो इनका ओरिजिन सेम है, क्योंकि भाई चीता, आप और मैमल, सॉरी मैं भी मैमल ही हूं, सो सॉरी, रुको। चीता, आप और एक अपन ने एग्जाम्पल किसका लिया? डॉल्फिन का। अपन ने क्या क्या लिया? एक तो अपन ने चीता लिया, एक अपन ने डॉल्फिन ली, और एक अपन मैन लिया। अपन तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैमल में। तो भाई हमारा कहीं ना कहीं ओरिजिन सेम रहा होगा, बट हमारी जो ये हाथ है, ये हाथ सबने अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर लिए। तो ये ऐसे टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। वेयर एज एनालोगस क्या होता है? इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, बट फंक्शन ये सेम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक तितली उड़ रही है और एक बर्ड उड़ रही है, तो भाई तितली तो आ जाती है अपनी आर्थ्रोपोडा में, बर्ड्स आते हैं अपने कॉर्डेट्स में, तो कितना डिफरेंट ओरिजिन होगा, है ना। फिर बर्ड का तुम स्ट्रक्चर देखो, फेदर्स का कितना बढ़िया डेवलप्ड है। तितली का क्या है? बिल्कुल सिंपल सा फेदर्स तो नहीं, उनके पास सिंपल से विंग्स है। तो दोनों के जब स्ट्रक्चर को देखोगे तो भाई स्ट्रक्चर का ओरिजिन डिफरेंट हुआ होगा, दोनों हैं अलग, बस एक सिमिलैरिटी है कि वो भी उससे उड़ रहा है, वो भी उससे उड़ रहा है, वो एनालोगस ऑर्गन है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एक गरीब है एक अमीर है। गरीब पिज्जा खा के, सॉरी उल्टा एग्जाम्पल दे दिया, गरीब जो है नॉर्मल रोटी खाकर अपना पेट भर रहा है, और जो अमीर है वो पिज्जा खा के पेट भर रहा है, बस इतना सही है एनालोगस, ठीक है। अब इसमें से उसने ये पूछा इनमें से कौन सा एनालोगस है। देखो पहला उसने दिया है हॉर्स और बैट। हॉर्स और बैट को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों ही मैमल में आ रहे हैं, तो भाई ये एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको। नेक्स्ट आओ हॉर्स एंड बटरफ्लाई। हॉर्स एंड बटरफ्लाई का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हॉर्स के पास कोई
हाथ मतलब जो हाथ है वो चलने के लिए यूज कर रहा है, वो उड़ने के लिए यूज नहीं कर रहा, तो फंक्शन सेम होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन भी उड़ा दो, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बैट एंड बटरफ्लाई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैट भी उड़ रहा है विंग्स से अपने और बटरफ्लाई भी उड़ रही है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, बर्ड एंड बैट, बर्ड अपनी एव्स में आती है, बैट अपने मैमल्स में आते हैं, बट दोनों उससे उड़ रहे हैं, तो ये भी सही है। सो 2 and 4 ढूंढो, ये रहा 2 and 4, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, ब्रोकली, खाइए कैबेज अपन ने सब खाते हैं, पत्ता गोभी, ब्रोकली भी आजकल तो अपन खाते हैं, इजीली अवेलेबल होती है, ग्रीन कलर की गोभी जैसी, है ना, एंड कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर भी अपन खाते हैं। आगे आता है हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइल्ड कैबेज स्पीशीज, इसको किसी वाइल्ड कैबेज स्पीशीज से बनाया गया है। सच अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? भाई पहली बात, नेचर में ऐसे ही वैरायटी बनी, एवोल्यूशन होते होते ही नई वैरायटी बनी। अभी ह्यूमन ने इंटरफेयर किया एवोल्यूशन में, ह्यूमन ने एक वाइल्ड कैबेज लेके अलग अलग उसी से ही ये पत्ता गोभी बना दी, उसी से गोभी बना दी, उसी से ब्रोकली बना दी, उसी से ही अपन खाते हैं कले कले के जो पत्ते आते हैं वो, तो ये सब इसी से बना दिया। तो भाई कैसे बनाया? देखो, हमने जो नेचर का नेचुरल सिलेक्शन था उसमें इंटरफेयर कर कर खुद के अकॉर्डिंग चीजें कर ली। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन वर्ड आ रहा है यानी कि नेचर कर रही, और अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन वर्ड आ रहा है यानी कि अपन करें, मतलब मेथड वही है सेलेक्ट करना, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर या जीन्स सेलेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल है, और अगर नेचर कर रही है तो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ चुके होंगे, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल आपने वो पढ़ा होगा, देखो मैं बताऊं तुमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा रेड कलर की बीटल, ये पढ़ा होगा, रेड कलर की बीटल में ग्रीन कलर की जब बीटल डेवलप हुई तो इनको फायदा हो गया, क्योंकि पत्तियों पे ये नहीं दिखते थे, पत्तियों पे ही दिखते थे, तो ये नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? आपने ही ये है अपनी वाइल्ड कैबेज जो है स्पीशीज, इसी से ही तुमने खुद ने अपनी इच्छा से स्पीशीज बनानी। एक और एग्जांपल देती हूँ, डॉग, अपन नहीं बनाए हैं डॉग, इतने सारे अलग अलग वैरायटी के जो डॉग बने चले जा रहे हैं ना, एन नंबर ऑफ वैरायटीज के जो डॉग आते हैं वो हमने बनाए। सो क्योंकि हमने ही जीन सेलेक्ट करके बनाए, तो भाई दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो ये जो है दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्या है? आर्टिफिशियल, दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का सिंपल मतलब क्या है? मेथड वही है जो नेचर कर रही है, वो मेथड वही है, द ओनली डिफरेंस इज नेचर की जगह ह्यूमन ने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सो ढूंढो एग्जाम्पल। नेचुरल सिलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि अपना इंटरफेरेंस है। स्पीसिएशन यहाँ पे है नहीं, स्पीसिएशन का मतलब होता है एक स्पीशीज में से किस तरीके से न्यू स्पीशीज निकलना, तो ये भी नहीं है। आगे देखो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये रहा तुम्हारा आंसर। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या था? जेनेटिक ड्रिफ्ट था जैसे ये रेड कलर की जो बीटलें थी, खूब सारी रेड कलर की बीटल्स में से ऐसे छोटे छोटे से ब्लू कलर के बीटल भी आ गए थे। ठीक है, इनको कोई फायदा नहीं हुआ था इस कलर का, बट सडनली बड़े से हाथी ने इनके ऊपर पांव रख दिया था, और जिस जगह पे हाथी ने पांव रखा था वहां पे मेजॉरिटी कैसी बीटल्स थी? रेड कलर की। तो रेड कलर की बीटल्स ना ऑटोमेटिकली बेचारी मर गई और सिर्फ ब्लू ब्लू बच गई, क्योंकि बिना किसी मेहनत के ब्लू वाली सेलेक्ट हो गई। तो इस मेथड को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इतना इजी कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर से इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। सो इस चैप्टर में आपको जो मेनली करना है वो ये है, जो भी कंटेंट दे रखा है उसको एक बार बस एक अप्लाइड फॉर्म में उससे रिलेटेड अपने जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने। दैट इज ऑल इनफ फॉर दिस चैप्टर। सो विद दिस हम एंड करते हैं आज की इस क्लास को। सो अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, subscribe and share this video as well as hit the bell icon to get the further notifications. And thank you for watching.